गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यह एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 है। तो अब पूछिएगा स्टैंडर्ड क्या, तो यह स्टैंडर्ड यानी क्लास 11th का प्रायोगिक ज्योग्राफी है। इसमें मुख्य रूप से किसके बारे में, तो मैप के बारे में बताई जाती है। मैप की आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो यह 11th का है और इसके बाद हम लोग 12th का भी पढ़ लेंगे तो मैप के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेंगे। और यह चैप्टर 5 है। इसमें हम लोग क्या देख रहे थे, स्थलाकृतिक मानचित्र, यानी जो स्थलाकृतिक मानचित्र है उसको कैसे बनाया जाता है उन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर यह भी देख चुके हैं हम लोग कि अनुप्रस्थ परिच्छेद, समोच्च रेखा यानी कंटूर लाइन समूह, उसमें यह कंटूर लाइन क्या होता है, यह हाइट के लिए मुख्य रूप से बनाया जाता है। जहाँ पर जिस तरह का हाइट होगा उस तरह से यह ऊपर नीचे जाएगा। अगर हाइट अधिक है तो यह कंटूर लाइन ऊपर की तरफ, हाइट कम है तो यह नीचे की तरफ। अगर समतल है बराबर तो एकदम यह कंटूर लाइन वहाँ पर एकदम बराबर चलेगी। ये सब हम लोग देख चुके हैं। फिर विश्व की अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र श्रृंखला मतलब क्या, इसमें पूरी दुनिया में अलग अलग पैमाने हैं। यानी रियल में मान लेते हैं कि कहीं पर वह 1,00,000 यूनिट है, तो अगर हमको मैप पर दिखाना हो तो उसको मान लेते हैं 1, तो ये क्या हो गया, यह पैमाना हो गया। फिर स्थलाकृतिक मानचित्र का पठन कैसे करेंगे, तो उसके लिए चिन्ह, रूट चिन्ह, योग चिन्ह, बहुत तरह के, जैसे कि इस पर जो मानचित्र का जो चिन्ह होता है ये पूरी दुनिया के में सिर्फ और सिर्फ एक सब जगह एक तरह के होते हैं। जो इसका ये सब उदाहरण सिंबल दिया हुआ है, याद कर लीजिएगा। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। और फिर समोच्च रेखा के बारे में, कंटूर लाइन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो थोड़ा कंटूर लाइन के बारे में हम लोग थोड़ा और देख लेते हैं। इसके मूल लक्षण रिवीजन हो जाएगा। तो कंटूर लाइन यानी समोच्च रेखाएं ऊंचाई वाले स्थानों को दर्शाती है। समोच्च रेखाएं एवं उनकी आकृतियां और स्थलाकृति के ढाल एवं ऊंचाई को दर्शाती है। पास पास खींची अधिक घनी समोच्च रेखा मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत अधिक तीव्र ढाल है, ढाल को तथा दूर दूर इस तरह से समोच्च रेखा खींची गई हो और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी अलग हो, तो क्या समझेंगे, यह कम घनी समोच्च रेखा यानी कि ढाल मंद है। 2 या 2 से अधिक समोच्च रेखाओं के एक दूसरे से मिल गया, यहाँ पर मिल रहा है, तो मिलने से ऊर्ध्वाधर वाली आकृतियां जैसे भृगु अथवा जलप्रपात, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, खत्म हो रहा है। यहाँ पर या तो गॉर्ज का निर्माण कर दिया जाएगा या भृगु होगा या जलप्रपात हो सकता है। इस तरह को यह इंगित करता है। विभिन्न ऊंचाई वाली 2 समोच्च रेखाएं सामान्यतः एक दूसरे को नहीं काटती, समानता नहीं काटती हैं। समोच्च रेखाओं एवं उनके अनुप्रस्थ परिच्छेद खींचना ऐसा पढ़ चुके हैं। फिर यहाँ देखिए मंद ढाल, खड़ी ढाल, उस तरह का समोच्च रेखा इस तरह से बनेगा। जहाँ पर मंद ढाल है वहाँ पर समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी देखिए दूर दूर है, और जो खड़ा ढाल हो गया वहाँ पर समोच्च रेखाओं के बीच में की दूरी क्या है, पहले केंद्र में जाएंगे तो दूरी घटती चली जाएगी और वो घनी हो जाएगी, और दूर जाएंगे तो उसका दूरी बढ़ता चला जाएगा। आगे देखते हैं। और यह अवतल ढाल, तो यह अवतल ढाल है जिससे जो प्रायः हिम शिखरों पर बनता है, और उत्तल ढाल मुख्य रूप से पठारी क्षेत्रों में या नीचे की तरफ बनता है। यह सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं क्या बचा हुआ है इसमें। शंक्वाकार पहाड़ी और पठार, तो इसका कंटूर लाइन कैसे बनेगा, ये देखिए। शंक्वाकार मतलब जो पहाड़ी जो टॉप है जिसका चोटी है, अतः ऊपर जैसे जैसे जाएंगे जो कंटूर लाइन है उसके बीच की सघनता बढ़ती चली जाएगी। दूर जाने पर उनके बीच का जो सघनता है वो दूर चला जाएगा। लेकिन अगर पठारी है तो पठारी मतलब क्या, टेबल के जैसा होता है, तो जो उसके केंद्र हो, केंद्र में कुछ गैप होगा। यहाँ देखिए क्योंकि यहाँ पर हाइट नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे और वह ढाल बढ़ता चला जाएगा, अतः समोच्च रेखाओं के बीच की जो दूरी है वह घटती चली जाती है। और घाटी तो हम लोग देख चुके हैं, वी आकार की घाटी और यू आकार की घाटी। वी आकार की घाटी नई नदियाँ बनाती है जब वह यौनावस्था में होती है, और यू आकार की घाटी प्रायः बूढ़ी नदियाँ ही बनाती है या यह हिमोट के द्वारा बनाया जाता है। और इसका समोच्च रेखा कैसा होगा, जो भी आकार की घाटी है यह भी, तो यह उल्टा भी की तरफ इसका समोच्च रेखा बनेगा, और जिसके केंद्र मतलब क्या होगा, जो बीच का जो केंद्रीय भाग होगा उसमें समोच्च रेखाएं पास पास होगी, और बाहरी भाग में तथा जो उसका टॉप होगा यह भी समोच्च रेखाएं दूर दूर है। जबकि जो यू आकार की घाटी है उसका जो तली वाला भाग हम लोग दर्शाएंगे यानी बीच में, तो वहाँ पर समोच्च रेखाएं दूर दूर, लेकिन दोनों किनारे पर समोच्च रेखाएं पास पास बनेगी। और आगे देखिए। फिर महाखंड और यानी गॉर्ज, तो यह मुख्य रूप से क्या होता है, भी आकार का ही होता है, लेकिन यह 90 डिग्री का महसूस करता है। और पर्वत स्कंध,
यह भी, लेकिन दोनों भी यह पर्वत स्कंद क्या होगा, तो यह भी आकार की समोच्च रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है किसको, पर्वत स्कंद को। और महाखर तो उससे भी अधिक हो गया, तो इसका समोच्च रेखा कैसा बनेगा, तो जो गौर्ज है इसका समोच्च रेखा इस तरह से बनेगा, एकदम बीच में एकदम गड्ढा है, डायरेक्ट 90 डिग्री पर ऊपर उठा हुआ है। और इसका ही अपोजिट रूप है कौन, तो यू आकार की घाटी कहेंगे हम लोग पर्वत स्कंद को, जिसमें जो क्या है, तो इसमें जो समोच्च रेखा है वह दूर दूर खींची गई है। आगे देखते हैं। अब हम लोग को इससे आगे भृगु और कच्छ, भृगु और जलप्रपात भी पढ़ चुके हैं। भृगु मतलब क्या, यह किसी स्थल लैंड है, उसका ये लास्ट पॉइंट है या कगार कहेंगे उसको। यहाँ पर समुद्र की लहरों के द्वारा इसको काट छांट कर इस तरह से एकदम किले की दीवार की तरह खड़ा कर दिया जाता है। वह जलप्रपात है जो नदियाँ किसी पहाड़ी पर से उतरती हैं तो नदी के वेग के कारण पहाड़ को काट डालती हैं और इस तरह से ऊपर से नदियाँ नीचे की ओर गिरती हैं। इन दोनों का हम लोग देख चुके हैं। अगर कहीं पिक्चर आ जाए, मैप पे कहीं पूछ दे कोई, तो हम बता सकते हैं कि यह जलप्रपात है, क्योंकि यहाँ पर समोच्च रेखाएं आपस में देखिए मिल रही है, तो यह जलप्रपात का है। और इसी तरह भृगु का भी होगा, जिसमें भृगु में भी इसी तरह का जो आसपास में एक जगह जाकर क्या होगा, तो समोच्च रेखाएं आसपास में एक तरफ मिल जाएगी। और आगे देखते हैं। अनुप्रस्थ परिच्छेद बनाने के कुछ चरण होते हैं, ये तो प्रैक्टिकल करना है, इसके लिए कॉपी किताब लीजिए और बनाइए। और स्थलाकृति सीट पर सांस्कृतिक लक्षणों की पहचान यह कैसे की जाती है, तो इसमें बस्तियां, भवन, रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग, रूढ़ चिन्हों, प्रतीकों एवं रंगों के द्वारा स्थलाकृतिक सीट पर दिखाए जाने वाले महत्वपूर्ण सांस्कृतिक लक्षण हैं। इन लक्षणों की अवस्थिति एवं उनका वितरण प्रारूप मानचित्र पर दर्शाए गए क्षेत्र को समझने में सहायता प्रदान करते हैं। अतः आपको जो जितने भी रूढ़ चिन्ह ऊपर दिया हुआ है वह एक नज़र देख लेना चाहिए, याद होना चाहिए, ताकि कहीं भी मैप देखें तो आराम से उसको पहचान सकें। फिर बस्तियों का विवरण, तो इसके वितरण को मानचित्र पर इसकी स्थिति, अवस्थिति, प्रारूप, संरक्षण तथा घनत्व द्वारा देख सकते हैं। बस्ती मानचित्र एवं समोच्च मानचित्रों की परस्पर तुलना के द्वारा बस्तियों के विभिन्न प्रकारों की प्रकृति एवं कारण को समझा जा सकता है। जैसे यह भी बहुत एग्जामिनरों का फेवरेट है, यूजीसी नेट का क्वेश्चन हो, चाहे ज्योग्राफी का जो कि एमए कर रहा है, ग्रेजुएट कर रहा है, तो उस सब में यह बार बार आते हैं। और कोई हाई लेवल एग्जाम हो, जैसे कोई यूपीएससी या पीसीएस में जो ज्योग्राफी का ऑप्शन लिए हुए हैं, उन सब के लिए महत्व रखता है। तो मानचित्र पर 4 प्रकार की ग्रामीण बस्तियां होती है। कितने? 4 प्रकार की। कौन? एक होगा सहत, प्रकीर्ण, रैखिक, वृत्ताकार। तो नाम से ही स्पष्ट है, वृत्ताकार मतलब यह किसी झील के चारों ओर हो सकती है। रैखिक यानी सड़क है तो सड़क के किनारे हो सकता है। और प्रकीर्ण यानी छितराया हुआ कहीं कहीं होगा। और सहत मतलब ये क्लस्टर की ही बात करेगा, देखेंगे हम लोग। इसी तरह नगर केंद्रों की भी पहचान की जा सकती है। नगर केंद्र कैसा होगा? एक चतुष्पथ नगर, यानी चतुष्पथ नगर मतलब क्या? इस तरह से 4 कोण एक नगर है, मतलब शहर है, ये शहर नहीं सड़क है, और इसके किनारे ही शहर बस गया, या ये आयताकार शहर हो गया आपका, मान लेते हैं। फिर नोडीय बिंदु यानी कहीं कहीं बिंदु पॉइंट का शहर होगा, बाजार का केंद्र होगा, पहाड़ी नगर, तटीय विश्राम स्थल केंद्र होगा, पतन, उपनगरीय गांव अथवा अनुषंगी नगरों यानी सैटेलाइट टाउन के साथ विनिर्माण केंद्र, राजधानी नगर, धार्मिक केंद्र। बस्तियों के चुनाव को निर्धारित करने वाले अनेक कारक होते हैं, जैसे जल का स्रोत कहाँ है, भोजन की सुविधाएं है कि नहीं है, ऊंचावच की प्रकृति कैसी। ऐसी थोड़ी है कि कोई एवरेस्ट की चोटी पर कोई शहर बसाते नहीं होगा। व्यवसाय की प्रकृति एवं प्रकार तथा रक्षा की स्थिति, ऐसा नहीं कि यहाँ पर उद्योग धंधा विकसित हो गया और रात में कोई उसको लूट कर ही ले जाए, तो क्या वहाँ पर शहर या उद्योग धंधे बस सकते हैं? न बसेंगे। मानव बस्तियों के स्थल का परीक्षण समोच्च रेखा एवं अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम मानचित्र के संदर्भ में बहुत निकटता से करता है। बस्तियों का घनत्व खाद्य पदार्थों की पूर्ति से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। कभी कभी ग्रामीण बस्तियों का संरेखण होता है, यानी ये नदी, घाटी, सड़क, तटबंध, तटरेखा के साथ वितरित हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे? हम लोग को इन्हें लीनियर प्रारूप कहेंगे। यानी कि कोई सड़क हो सकता है, नदी घाटी हो सकती है, तटबंध बांध के किनारे, या तटरेखा समुद्र के किनारे तटीय क्षेत्र पर, और कोई बस्ती है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? रेखिक प्रारूप। और नगरीय बस्तियों में एक चतुष्पथ नगर पंखे की आकृति का स्वरूप ग्रहण करता है। चतुष्पथ नगर कैसा? तो पंखे की टाइप का होगा। तो पंखा तो ऐसा भी हो सकता है, जिसमें मकान सड़कों के किनारे व्यवस्थित होते हैं तथा मुख्य बाजार एवं नगर के केंद्र में चौराहे होगा। यहाँ पर केंद्र में चौराहा हो गया।
एक नोडीय नगर में सड़कें केंद्र से सभी दिशाओं में जाती है, यानी कि यहाँ पर पॉइंट हो गया, यहाँ से सड़कें सभी दिशाएं में जा रही हैं, एक मेन पॉइंट है। यातायात एवं संचार का प्रतिरूप, यह क्या है? उपयोग में लाए जाने वाले यातायात के साधनों तथा परिवहन जाल के घनत्व का उच्चावच, जनसंख्या आकार तथा संसाधन विकास के प्रारूपों से घनिष्ठ संबंध होता है। ये रूढ़ चिन्हों एवं प्रतीकों द्वारा दर्शाए जाते हैं। मानचित्र पर दिखाए गए परिवहन तथा संचार के साधन हम उस क्षेत्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें बताते हैं या प्रदान करते हैं। स्थलाकृतिक मानचित्रों का निवर्चन, मतलब समझते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो स्थलाकृतिक मानचित्रों को पढ़ने एवं समझने के लिए मानचित्रों की भाषा तथा दिशा का ज्ञान होना आवश्यक है। मानचित्र में आपको इस तरह का लिखा हुआ मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर में नॉर्थ है तो नीचे साउथ होगा, तो इधर वेस्ट है और इधर ईस्ट है। आपको पहले उत्तर रेखा एवं मापनी को देखना होगा। मापनी मतलब क्या होगा? स्केल, यानी यहाँ पर लिखा होगा क्या कि एक, मतलब इस पर जो एक यूनिट हम लोग 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 मीटर या जो मान ले उसके बराबर रियल में कितना है। रियल में इसके बराबर में 1000 है, 1 लाख है, 50 लाख है, 25 लाख है, यह इसका अनुपात होगा। आपको हो गया, अपने आप को ओरिएंट करना होगा, यानी आपको पहले समझ जाना होगा। विभिन्न स्थलाकृतियों के लिए उपयोग में लाए गए रूढ़ चिन्हों के बारे में जानकारी तो होना अति आवश्यक है। सभी स्थलाकृतिक शीट में मानचित्रों में इस्तेमाल होने वाले रूढ़ चिन्हों तथा प्रतीकों को दर्शाया जाता है। बाहर में एक खाना होगा इस तरह का, उसमें लिखा होगा कि इसके बराबर यह, इसके बराबर यह, इसके बराबर यह, और वह दिया रहेगा। चलिए आप वो सिंबल समझ जाइए। कोई भी व्यक्ति विश्व में कहीं भी बिना उस देश की भाषा जाने भी इस मानचित्र को पढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि जो रूढ़ चिन्ह है वह यूनिवर्सल है। सामान्यतः जिन शीर्षकों के अंतर्गत स्थलाकृतिक मानचित्रों की व्याख्या की जाती है वे क्या है? तो उपांत सूचनाएं, उच्चावच एवं अपवाह यानी रिलीफ, हाइट और नदियों या ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। भूमि का उपयोग यानी वहाँ की जमीन है उसका पैटर्न कैसा है, वहाँ पर खेती होती है तो कैसी होती है, वर्षा होती है तो कैसा है, कम होगा कि अधिक होगा, तापमान कैसा है, कम है या ज़्यादा है। यातायात के बारे में और संचार, यातायात है तो कैसा है, घना है या कम है, अगर है तो उसका क्वालिटी क्या है, किस टाइप का है। फिर मानव की बस्तियाँ कैसी, रैखिक है यानी लीनियर है या वृत्ताकार है या चतुष्कोणीय है या कहीं कहीं क्लस्टर टाइप में है, तो वह होता है। आगे देखिए, उपांत सूचनाएं मतलब क्या? तो मानचित्र की सीमाओं पर लिखी गई सूचनाओं को उपांत सूचनाएं कहते हैं, यानी कि इसके मानचित्र या मैप बना लेते हैं। चलिए, इसका बाउंड्री हो गया, यहाँ पर कुछ पॉइंट है, स्टार दिया है, उस पर कुछ सूचना लिख दिया जाएगा। इसमें स्थलाकृतिक शीट संख्या, इसकी स्थिति, डिग्री एवं मिनट में इसका विस्तार, मापनी एवं सम्मिलित जिले आदि की सूचनाएं होती हैं। यानी पहले आपको, जैसे कोई आप फिल्म देखने जाते हो, कल्पना करो, उसके पहले ही कास्टिंग होता है जिसमें लिखा रहता है फिल्म का नाम, निर्माता, निर्देशक, कलाकार के नाम, म्यूजिक, सारा कुछ उसमें दिया रहता है। और कोई उसको ध्यान से पढ़ लेगा तो समझ जाएगा कि इसमें फिल्म में जो काम करने वाले कलाकार हैं वो कौन कौन लोग हैं। तो वही बात है कि उपांत सूचनाएं मतलब हमको उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दे दी जाएगी। क्षेत्र का उच्चावच यानी रिलीफ, रिलीफ सिंपल बात है कि इसका मतलब हाइट लोग समझते हैं, उच्चावच यानी हाइट। हाइट का मतलब यह नहीं है केवल हाइट, मतलब समुद्र तल से कितना ऊंचा है, कितना नीचा है, हम दोनों समझ सकते हैं। जैसे देखिए, इसमें किसी क्षेत्र के सामान्य स्थलाकृति का अध्ययन मैदानों, पठारों, पहाड़ियों या पर्वतों को उनके शिखरों, टीलों एवं ढाल की दिशा के साथ किया जाता है। इन आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों के अंतर्गत पढ़ा जाता है। जैसे पहाड़ी में क्या होगा, यह पहाड़ी एक चोटी है तो इसका कुछ भाग उत्तल होगा, फिर यह तली में यहाँ आगे आती है तो अवतल भी तो होगा। तो उत्तल भाग, अवतल भाग, बीच का यह लाइन है क्या है, सीधी रेखा में है तो सीधा है। फिर होगा कि ढाल कैसा है, मंद ढाल है कि तीव्र ढाल है। फिर इसका आकार, साइज कैसा है, छोटी मोटी पहाड़ी है या विशाल भीमगाय पहाड़ है। फिर दूसरा पठार के बारे में, यह पठार कैसा है, ये छोटा पठार है या बहुत बड़ा तिब्बत का पठार है, यह संकरा है यानी पतला है या चपटा है या बहुत ऊपर खाबर है, तरंगित है या कटा पटा है यानी फ्योर्ड तट जैसा है या कुछ भी नहीं है। फिर मैदान के बारे में कि
इसका प्रकार मतलब कि यह जलोढ़ है, जल के द्वारा लाया गया है, या हिमोड यानी हिम बर्फ के द्वारा ये जमा करने से बना है, या कास्ट प्रदेश है मतलब चूना का प्रदेश रहा होगा पहले, जिसके कारण कास्ट ट्रोपोलॉजी का निर्माण हुआ। और यहाँ पर अंधे घाटी, वाला, प्याला, बहुत तरह के जो नाम होते हैं वह इससे संबंधित है, जिसमें अंधी घाटियाँ बनती है और जो नदियाँ होती है इसमें विलुप्त हो जाती है। और कास्ट प्रदेश की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो इसके सबसे अच्छा उदाहरण यूगोस्लाविया में मिलता है। फिर तटीय क्षेत्र, कच्छ इत्यादि के बारे में बताया जाता है। पर्वत तो समान ऊंचाई, शिखर, दर्रे आदि के बारे में इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा। क्षेत्र का अपवाह यानी ड्रेनेज की बात होगी। ड्रेनेज पैटर्न कैसा है? महत्वपूर्ण नदियाँ एवं उनकी सहायक नदियाँ तथा उनके द्वारा बनाए गए घाटियों के प्रकार एवं विस्तार, उनके द्वारा बनाए गए अपवाह तंत्र, जैसे द्रुमाकृतिक मतलब क्या? द्रुमाकृतिक मतलब एक इस तरह से, जैसे कोई विशाल पेड़ है उसका एक यह डाली समझ जाइए, यह क्या है तो मान लेते हैं कि यह डाली है। अब इसमें से इस तरह से देखिए लगेगा जैसे कि किसी एक विशाल पेड़ की यह डाली की जैसी संरचना बना रही है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? यह ट्री या डेंड्रेटिक पैटर्न कहलाता है। और हिंदी में क्या नाम है इसका? तो हिंदी में दिया हुआ यहाँ पर देखिए द्रुमाकृति, या और ये है यानी रेडियल या वलयनुमा है। एक अपवाह तंत्र ऐसा होगा जिसमें यह आंतरिक होगा, मतलब यहाँ पर जो नदियाँ हैं वह चारों तरफ से आकर इसमें अपना जल गिराएंगे, जैसे इसका उदाहरण राजस्थान में सांभर झील। इसी तरह दूसरा होगा एक रेडियल ड्रेनेज सिस्टम, जो और ये प्रवाह का रूप है वो इस तरह से, या बीच में पहाड़ी है या पठार है और इससे नदियाँ निकलेगी और भिन्न भिन्न भागों में जाएगी। जैसे इसका उदाहरण छोटा नागपुर का पठार, अमरकंटक। इस अमरकंटक में देखिए एक नदी निकला जो दक्षिण की तरफ पश्चिम की तरफ जाकर नर्मदा नदी और अब सागर में अपना जल गिराती है। इसी के पास से महानदी भी निकलती है, ओरिजिनेट होती है और वह डायरेक्ट बंगाल के खाड़ी में। इसी के से अमरकंटक से कौन नदी? तो सोन नदी का उद्गम स्थान है, जो उत्तर की तरफ जाती हुई डायरेक्ट जाती है और गंगा नदी में मिल जाती है, और जिस गंगा का पानी फिर बंगाल के खाड़ी में अपना जल विसर्जित करता है। और जालीनुमा यानी यह एक कैसा बनाएगा? तो जालीनुमा पैटर्न है, मतलब यह एक मैट की तरह या नेट की तरह बना देगा, जिसमें जो यह मुख्य नदी है यह 90 डिग्री पर चल रहा है। इसकी जो सहायक नदियाँ है वह भी 90 डिग्री पर इसमें आके मिलेगी, और जो इस सहायक नदियाँ है, इस सहायक नदी के भी जो सहायक नदियाँ होंगे वह भी 90 डिग्री पर ही इसमें मिलेंगे। जैसे तापी नदी या नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ, या ब्रह्मपुत्र नदी इसका अच्छा उदाहरण है। आंतरिक प्रवाह, तो आंतरिक प्रवाह में कौन नदी नाम है उसका? तो लूनी नदी, जो अपना जल समुद्र में नहीं ले जा पाती है और लिटिल ऑफ रन में ही उसका पानी खत्म हो जाता है, यानी वो विलुप्त हो जाती है। आगे देखिए भूमि उपयोग, इसमें विभिन्न प्रकारों से भूमि उपयोगों का विश्लेषण किया जाता है। जैसे प्राकृतिक वनस्पति एवं वन, यानी यह कौन सा वन आच्छादित है? यह वन घना है या विरल है, कहीं कहीं वन है इसमें। वन के वर्ग या कि वन किस प्रकार का है? संरक्षित है या वर्गीकृत सिंपल क्लासिफाइड वन है, या इसके ऊपर अभी तक सरकार के द्वारा कोई नियम कानून कुछ बनाया नहीं गया है। कृषिगत, यह कृषि के लिए उपयोग में है, या यहाँ पर हॉर्टिकल्चर होता है यानी कि लोग बाग बगीचे लगाए हुए हैं, या यह बंजर जमीन है, या यह औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल एरिया का जमीन है। आगे देखते हैं फिर सुविधाएं एवं सेवाएं, जैसे यहाँ पर विद्यालय, महाविद्यालय, चिकित्सालय, पार्क, हवाई अड्डे, विद्युत उपकेंद्र इत्यादि की उपलब्धता है या नहीं है, यानी कि कुछ भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यातायात एवं संचार की सुविधाएं, तो यातायात के साधनों के अंतर्गत राष्ट्रीय तथा राज्य मार्ग, जिला सड़कें, ऊँटों के रास्ते, पगडंडी, रेलवे, जलमार्ग, मुख्य संचार साधन, डाकघर इत्यादि आते हैं। और बस्तियां, तो निम्नलिखित शीर्षकों से बस्तियों का अध्ययन किया जाता है। एक होगा ग्रामीण बस्ती, दूसरा हो सकता है नगरीय बस्तियां। तो ग्रामीण बस्ती में कैसा? तो ग्रामीण जो बस्तियां हैं इसके प्रकार कैसे हैं? जैसे यह सहत है, यह प्रकीर्ण है, या रैखिक है। सहत मतलब क्या? घनी आबाद बस्ती है, या प्रकीर्ण है यानी कहीं कहीं इसमें आबादी है, बहुत कम विरल आबादी है, या रैखिक है यानी लीनियर मूवमेंट में किसी सड़क, नदी
या तटबंध के किनारे बसा हुआ है, गांव है। नगरीय बस्तियों के प्रकार एवं उनके कार्य, जैसे कि यह राजधानी नगर है जैसे दिल्ली, पटना, कलकत्ता, या यह प्रशासनिक नगर है यानी राजधानी नहीं है, यह केवल यहाँ पर ऑफिस हुआ, या यह धार्मिक नगर है जैसे बनारस, हरिद्वार। पतन नगर है, बताइए पतन नगर के कुछ उदाहरण, जैसे मारमागोआ, पारादीप, विशाखापट्टनम, ये सब क्या मुख्य रूप से तो पतन ही नगर ही ना इसका पहचान है। या पर्वतीय नगर, जैसे कि यहाँ पर लोग घूमने जाएंगे तो पर्वतीय नगर में कौन कौन आ जाएगा आपका, तो डलहौजी, नैनीताल, मसूरी, बहुत सारे नगर हैं दक्षिण भारत में, ऊँट कमंडल, माउंट आबू। आगे देखिए व्यवसाय, तो व्यवसाय के बारे में क्या पढ़ना होता है, किसी क्षेत्र के लोगों के सामान्य व्यवसाय को वहाँ के भूमि उपयोग तथा बस्तियों के प्रकार के द्वारा पहचाना जा सकता है। उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक संख्य लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती होता है। आदिवासी क्षेत्रों में लकड़ी काटना एवं प्रारंभिक खेती की अधिकता होती है, और तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। तभी तो भारत का में क्या होता है, मछली में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात। ऐसा तो है नहीं कि मछली में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार हो, नहीं होंगे, जब होंगे तो ये बाहर के ही क्षेत्र होंगे। और ट्राइबल इलाके हैं जहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होगा, तो वे लोग जंगल के ही उत्पाद पर निर्भर करते हैं। सिलेक्शन बर्न कृषि जैसे नॉर्थ ईस्ट की मुख्य समस्या है। तटीय क्षेत्रों में लोग मछली पकड़ेंगे। इसी प्रकार शहरों एवं नगरों में सेवाएं तथा व्यापार लोगों का मुख्य पेशा है, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, बंगलोर आदि ये सब शहर है। तो यहाँ पर लोग क्या होता है, तो यहाँ मुख्य रूप से यह सब हैदराबाद तो व्यापारिक शहर है। फिर मानचित्र निर्वचन विधि, मानचित्र निर्वचन में उन कारकों का अध्ययन किया जाता है जो मानचित्र पर दिखाए गए अनेक लक्षणों के बीच संबंधों को समझाने में सहायता करते हैं। जैसे स्थलाकृतिक मानचित्र, यह लैंड फॉर्म है पर प्राकृतिक वनस्पतियों के वितरण, यानी कि यह इलाका है दो, मान लेते हैं यह अफ्रीका का सहारा का मरुस्थल है और यह गंगा घाटी का एक मैदान है। अब दोनों में हम लोग तुलना करेंगे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हरा भरा वन है और यहाँ पर तो दूर दूर तक कुछ पेड़ पौधे हैं ही नहीं, यह बंजर लैंड है, जमीन है, और यह आबादी दुनिया के सबसे आबाद क्षेत्र में से एक है। प्राकृतिक वनस्पतियों के वितरण तथा कृषि के अंतर्गत क्षेत्रों को भू आकृतियों एवं अपवाह तंत्र की पृष्ठभूमि में ठीक से हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी नदियाँ बहती है, यह जो क्षेत्र है इसका उच्चावच कैसा है, और यहाँ की मिट्टी है इसका बनावट कैसा है। यह मिट्टी का बलुई मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है। फिर उसके बाद में पढ़ा जाएगा कि इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, क्या यह नदियों के द्वारा लाया गया या हवाओं के द्वारा, या यह पहाड़ था पहले, आज यह अपशिष्ट पहाड़ का उदाहरण है जो अंतिम स्थिति में गुजर चुका है अभी। इसी प्रकार बस्तियों के वितरण को परिवहन के साधनों एवं स्थलाकृतियों के द्वारा भी पहचाना जा सकता है, कि जैसे चीन में हम लोग क्या जानते हैं कि वहाँ पर बुलेट ट्रेन चलती है और वहाँ पर बहुत सारे एयरपोर्ट है। अभी भारत में सपना ही देखा जा रहा है कि यहाँ भी बुलेट ट्रेन चलेगी और बहुत सारे भारत सरकार का लक्ष्य है कि 100 एयरपोर्ट बना देने का लक्ष्य है। दूसरी बात है कि अभी तो 100 एयरपोर्ट बन तो चुके हैं लेकिन उस पर यात्री ही नहीं है। निम्नलिखित चरण मानचित्र की व्याख्या में सहायता प्रदान करते हैं। जैसे स्थलाकृतिक मानचित्र में स्थलाकृतिक सीट, यानी जो सीट मतलब क्या, एक पेज का एक टुकड़ा, सीट सूचक संख्या के अनुसार भारत में इसकी अवस्थिति ज्ञात की जा सकती है। इसे बृहद एवं मध्यम स्तर वाले भू आकृतिक विभागों की भी सामान्य विशेषताओं की जानकारी मिलती है। जैसे मानचित्र के मापनी तथा समोच्च यानी कंटूर लाइन, तो समोच्च अंतरालों को भी देखिए जो आपको एक क्षेत्र की समान स्थलाकृति एवं उसके विस्तार को बताता है। ट्रेसिंग कागज पर क्या क्या होगा, तो मुख्य स्थलाकृतियां जैसे समोच्च रेखाओं एवं भौगोलिक लक्षणों द्वारा दिखाया जाएगा। दूसरा अपवाह यानी ड्रेनेज सिस्टम और जलीय लक्षण, कि वह सूखाग्रस्त इलाका है या आर्द्र इलाका है या वह वेटलैंड है। मुख्य नदी एवं उसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियों के बारे में। भूमि उपयोग, यह वन का क्षेत्र है या कृषि भूमि है या बेकार भूमि है या चारागाह है, पार्क है, विद्यालय है, स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, एयरपोर्ट है, कुछ भी हो सकता है। बस्तियां एवं परिवहन, यह बस्ती तो है तो क्या यह मुख्य सड़क से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक लक्षण के वितरण प्रतिरूप का वर्णन सबसे महत्वपूर्ण पक्षों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अलग अलग कर सकते हैं। एक समय में मानचित्रों के एक जोड़े को अध्यारोपित करके यदि किन्हीं दो प्रारूपों के बीच कोई अगर संबंध है तो उसे लिख भी सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया, ये सब प्रायोगिक
कार्य। उदाहरण के लिए अगर एक समोच्च मानचित्र भूमि उपयोग में मिल जाता है तो ढाल के डिग्री एवं उपयोग में आने वाली भूमि के बीच संबंध को बताया जा सकता है। और अब नया नया क्या हो गया है कि अब तो सब कुछ का हवाई चित्र या उपग्रहों के द्वारा प्रतिबिंबों की तुलना से भी उस क्षेत्र के स्थलाकृतिक मानचित्र के द्वारा उसकी तुलना की जा रही है वर्तमान में। अब यह अभ्यास है, तो अभ्यास अब हम लोग अगली बार जब मिलेंगे तो अभ्यास के बारे में कुछ देखेंगे। तो तब तक धन्यवाद।